अभिवादन स्वीकार करें उमा शंकर का। महान व्यक्तित्व श्रृंखला में हम वैसे व्यक्तित्व की कहानी के साथ उपस्थित होते हैं जिनके कृतित्व और जिनका व्यक्तित्व दोनों से यह जगत चमत्कृत तो हुआ है और दोनों कृतित्व और व्यक्तित्व उनके आज भी संसार को पथ दिखाते हैं और एक कहा जा सकता है कि उसकी निरंतर सेवा कर रहे हैं। आज कहानी है आपके बीच में महर्षि चरक जिन्हें औषधि शास्त्र का जनक कहा जाता है, नेचुरोपैथी का जनक समझा जाता है। और नेचुरोपैथी में औषधि शास्त्र में अगर हम बात करें जो सबसे प्राचीनतम और कहा जा सकता है सर्वाधिक इसके सबसे अधिक स्रोत ग्रंथ की तो एक नाम आता है वह चरक संहिता। चरक संहिता के ऊपर आने से पहले मैं थोड़ा सा महर्षि चरक की बात करना चाहूंगा। महर्षि चरक का जन्म कब हुआ, किस क्षेत्र के थे, इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते। हमारे न धर्म ग्रंथ में मिलते हैं, न हमारे पुराणों में मिलते हैं, न इतिहास इसके लिए कोई साक्ष्य जुटा पाया है कि ऋषि चरक का संबंध किस क्षेत्र से था और किस समय के थे। त्रिपिटक बहुत साहित्य है, 3 पिटक हैं, अभिधम पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक। इन पिटकों का जब चीनी भाषा में अनुवाद किया जा रहा था, अनुवाद किया गया तो इसमें उल्लेख किया गया कि महर्षि चरक कनिष्क के राजवंश थे, परंतु चरक संहिता ही इस विचार का खंडन करती। चरक संहिता में कहीं कोई इसका उल्लेख नहीं है, कनिष्क का कोई उल्लेख नहीं। चरक संहिता में जो साक्ष्य मिलते हैं, जो इशारा मिलता है, उससे यह कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं उत्तर भारत से रिश्ता था महर्षि चरक का, क्योंकि उत्तर भारत के कई राज्यों का उसमें जिक्र है। कब के थे, कहाँ के थे, कहा जाता है विद्वान को काल और देश की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। वो सर्वकाल के होते हैं, सर्व दिशा देश के होते हैं, सारे क्षेत्र के होते हैं। तो चरक की जो देन है वो संपूर्ण विश्व के लिए है, मानव जाति के लिए, विश्व कल्याण हेतु, सर्व कल्याण हेतु, प्राणी मात्र की कौन कहे, जिसका भी अस्तित्व है सर्व कल्याण हेतु समर्पित है चरक संहिता। चरक संहिता की मूल भाषा संस्कृत है, हालांकि उसमें कहीं कहीं पाली के शब्द भी मिलते हैं। हर अध्याय की शुरुआत में एक शब्द दिया गया है अत्रि। अत्रि को समझिए, अरे अत्रि का तो ऐसा अनुमान है कि महर्षि अत्रि का उपदेश है जिसको संकलित करने का, करेक्शन करने का कार्य ऋषि अग्निवेश ने किया और उसे संपादित किया चरक। यानी चरक संपादक की भूमिका में थे चरक संहिता। अग्निवेश संकलन करता रहे हैं और महर्षि अत्रि के उपदेश अत्रि की देन थी। कालांतर मतलब बाद में चलकर दृढ़ बल ने इसे पूरा किया, चरक संहिता को पूरा किया, अर्थात हो सकता है ऐसा अनुमान है। चरक संहिता को चरक पूरी तरह से संपादित नहीं कर पाए होंगे, जो शेष कार्य होंगे, या फिर दूसरे शब्दों में ये भी कर सकते हैं कि बाद में कुछ अमेंडमेंट किए आए होंगे, संशोधन किए गए होंगे, तो दृढ़बल ने किया। तो इस प्रकार से दृढ़बल ने उसे अंतिम रूप प्रदान किया। कुल 120 अध्याय में बना हुआ है और इसमें मानव जीवन की जो शरीर में व्याधि पैदा होती है इसके कारणों को जानने की कोशिश की गई। चरक बहुत पहले ही, ऐसे सोचिए कितना 2500-2600 वर्ष पूर्व ही एक अनुमान लगाया कि मनुष्य का जीवन, मनुष्य के शरीर में 3 ऐसी व्याधियां हैं जो संतुलित यदि रहे तो व्यक्ति स्वस्थ और उसके असंतुलित होने से व्यक्ति अस्वस्थ होता है। वो 3 व्याधियां जिसका जिक्र उन्होंने किया था वात, पित्त और कफ। महर्षि चरक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मानव शरीर के अंदर चयापचय, उपचय, अपचय, खंडन, विखंडन, निर्माण
निर्माण और विखंडन, यानी शरीर में रचनात्मक और विध्वंसात्मक क्रियाकलाप होते रहते हैं, इसका जिक्र किया, इसका अनुमान लगाया और इस आधार से संतुलित जीवन कैसे जिया जाए इसकी बात उन्होंने की। प्रकृति की सौगात जो हमारे बीच में है उसका हम कैसे अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं, इसकी चर्चा की और साथ साथ उन्होंने एक विशेष दृष्टि डेवलप की और इस बताने का प्रयास किया कि हम अपने आस पड़ोस यदि हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करें तो मिलते हैं। तो जहां उन्होंने अस्वस्थ होने का कारण बताया, वही उन्होंने प्रकृति के साथ समन्वित जीवन यदि कोई जीता है, सामंजस्य स्थापित कर जीता है तो अस्वस्थ रहता है, इसकी बात उनकी। चरक संहिता के संबंध में परसों बाद अलबंदी जब आया तो उसने जिक्र किया कि भारत का एक चरक संहिता नाम का हिंदुओं का ग्रंथ है जो औषधि शास्त्र का महान ग्रंथ समझा जाता है, महान ग्रंथ है। हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से महर्षि चरक को उनके योगदान के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और सत नमन करते हैं, साथ ही अपेक्षा कर रखते हैं कि हमारा यह प्रयास महान व्यक्तित्व का आपको पसंद आता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।